हेलो जी, नमस्कार। तो इस वीक रिलीज़ हुई हैं 2 फ़िल्में। एक है शाहरुख खान की मच अवेटेड डंकी, जिसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ट्रेलर देखकर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि ये फ़िल्म मैं नहीं देखने वाला हूँ। एक तो ट्रेलर काफ़ी ठंडा था, दूसरा है वो तापसी पन्नू भैया उस पिक्चर में, उसे देखने कौन जाए। और इस फ़िल्म को बनाने वाले राजकुमार हिरानी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी फ़िल्मों का बड़ा फ़ैन था। लेकिन जब से राजकुमार हिरानी ने ये कन्फेस किया था कि उनकी जो पिछली पिक्चर थी संजू, वो उन्होंने सिर्फ़ संजय दत्त की इमेज साफ़ करने के लिए बनाई थी, तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है डंकी में। और जो रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी बोरिंग, ठंडी टाइप की पिक्चर है। एक जो दूसरी पिक्चर है सालार, इसका ट्रेलर आया था। इसके ट्रेलर को देखते ही हमने कहा था कि भैया इसमें केजीएफ और बाहुबली की भर-भर के वाइब्स आ रही हैं। बट ये 2 फ़िल्में जो हैं डंकी और सालार, इसमें सालार को मैंने देखा और जब पिक्चर शुरू होती है, बिल्टअप जो होता है लगता है बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नहीं भाई साहब, इंटर के बाद ये पिक्चर जो औंधे-मुँह गिरती है, आपको कहीं न कहीं आप कितना भी खुद को रोक लें कि आप इसको एक नई पिक्चर के तौर पर देखेंगे, लेकिन चाहे कैरेक्टराइज़ेशन हो, स्टोरी टेलिंग हो, किरदार हों और जो बच्चों की भीड़ है, कहीं न कहीं आपके ज़हन में केजीएफ 1, केजीएफ 2 भी आ जाती है। फिर जब आप खानसार के दर्शन करते हैं, तो आपको लगता है कि भैया बाहुबली वाला जो सेट है ना, उसकी बत्ती बंद करके वो सेट यहाँ पर खड़ा कर दिया है। मतलब इतना अंधेरा है इस पिक्चर के अंदर। कई बार तो आपको किरदार ही दिखाई नहीं देते हैं और एक टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि भई इस पिक्चर का नाम सालार क्यों रखा है? इस पिक्चर का नाम होना चाहिए अंधेरा कायम रहे। क्योंकि इस पिक्चर में इतना अंधेरा है, डार्क थीम के नाम पर इस पिक्चर में इतना अंधेरा भर दिया है। बताइए, पिक्चर का बजट है तकरीबन 270 करोड़ रुपए। भई 270 करोड़ में से थोड़ा पैसा लाइट पर भी खर्च कर देते, तो पिक्चर थोड़ी देखने लायक तो हो जाती। गजब बेइज्जती है। अब ज़रा बात कर लेते हैं ये इस पिक्चर की स्टोरी वगैरह क्या है। तो ट्रेलर के थ्रू ये बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी थी कि 2 दोस्त हैं और खानसार के ऊपर वर्चस्व की एक जंग आपको देखने को मिलेगी। पहला पार्ट है सीज़ फायर और दूसरा पार्ट भी अनाउंस हो चुका है, शौर्यगन पर्वम ऐसा करके कुछ नाम है पार्ट 2 का। तो इस पिक्चर में हीरो हैं प्रभास और पृथ्वीराज हैं और साथ में हीरोइन है श्रुति हासन और जगतपति बाबू। मतलब ये कुछ नाम हैं जो कि मुझे पता है, अदरवाइज़ इस बहुत सारे एक्टर्स की एक भीड़ इकट्ठी कर रखी है। अब जैसे केजीएफ में नाराची के ऊपर सब कब्ज़ा करना चाहते थे, रॉकी को भेजते हैं, फिर रॉकी वहाँ नाराची का एक मालिक बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर खानसार में वर्चस्व की जंग है, जहाँ पर मन्नार करके है जगतपति बाबू, जो वहाँ पर अभी राज कर रहे हैं। उनका एक सौतेला पुत्र है वर्धा, जिसका दोस्त है देवा उर्फ ये अपना प्रभास। और भाई साहब, एंट्री दिखाई गई है प्रभास मतलब बच्चे के रूप में, जैसे वहाँ केजीएफ में आप देखते हैं रॉकी भाई को बच्चे के रूप में, क्या चाहिए रे तेरे को दुनिया। इधर अपन देखते हैं कि वर्धा जो है उसकी नाक की नथ उसके दूसरे भाइयों ने ले ली है। अब नाक की नथ को हासिल करने के लिए देवा जाता है, पहलवान से लड़ता है। और आप एक्सप्रेशन देखें भाई साहब, कोई भी वहाँ सीधे मुंह बात नहीं करता इस पिक्चर में। एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि मतलब किडनी उखाड़ लेंगे। मैं आऊँगा, तू जब बुलाएगा मैं आऊँगा। आँखों में गुस्सा, एक ही एक्सप्रेशन में हर कोई वहाँ पर बात करता है। नॉर्मल बात भी करेंगे तो तूने खाना खाया, तूने खाना नहीं खाया। ये प्रभास की मम्मी का जो रोल करा जिस एक्ट्रेस ने, भाई इतनी इरिटेटिंग हैं, वही गुस्से वाले तेवर। अरे भैया, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो गुस्से वाले तेवर ठीक भी लगते हैं, सिंपल सी फ्रेम में भी। तू ना बच्चों को पसंद आई, ना तो मुझे पसंद आई। इसकी बजाय अगर सीधा सिंपल बोल देते, देख भाई छोरी, तू ना मेरे को पसंद आई है, ना मेरे बच्चों को पसंद आई है। और बच्चों की पलटन भाई साहब जब आप देखते हैं, यहाँ पर इस फिल्म के अंदर एक जगह दिखाई गई है टिनसुकिया, जो कि आसाम में पड़ती है। तो बच्चों की पलटन वैसी है जैसी केजीएफ में नहीं, जब केजीएफ में अंदर वो रॉकी जाता है माइन के अंदर और फिर सबको फोड़ फाड़ के आ जाता है, तो बच्चे जश्न मनाते हैं। बैकग्राउंड में एक बूढ़े से अंकल कहानी सुनाते रहते हैं और सुल्तान सुल्तान करके गाना बजता है। भाई पूरा वही फील है, वही वाइब है। एक सेकंड के लिए आपको लगता है कि आप केजीएफ तो नहीं देखने लग गए हैं, जिस तरह से बच्चे जश्न मनाते हैं। और जैसे वहाँ पर रॉकी भाई स्लो मोशन में यहाँ पर हथौड़ा रख करके आते हैं, इधर अपना ये प्रभास वही स्लोमो है, वही वाइब्स है, वैसा ही बैकग्राउंड म्यूजिक है, एलिवेट करने के सीन्स भी वही हैं, वही सब स्लो मोशन में गाड़ियाँ उड़ रही हैं, गुंडे उड़ रहे हैं। मतलब ऐसा है कि नया तो कुछ भी नहीं था। नए के रूप में आप बस एक ही चीज़ कह सकते हैं कि वहाँ नाराची थी, सोना था, यहाँ पर खानसार है और खानसार में कब्ज़ा करने की जंग है। और ऐसा ही कुछ आपने फ़लसफ़ा बाहुबली में देखा था।
राज सिंहासन की जंग है, भल्लाल देव साजिशें रचता रहता है। उसी तरह यहाँ पर खानसार में तख्त है, जो उस तख्त के कई सारे वारिस हैं और एंड में पता चलता है कि भैया सबसे बड़ा वारिस, जैसे केजीएफ में रॉकी को ये लोग भेजते हैं प्यादा बना करके, लेकिन केजीएफ को तो भाई रॉकी हथिया लेता है। उसी तरह यहाँ पर सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन खानसार का असली मालिक तो वहाँ पर प्रवेश कर चुका है। और जब प्रवेश करता है ये प्रभास, तो उसके कैरेक्टर को निखारने के लिए भाई एक ऐसा सीन है जहाँ पर एक जो ट्राइब है, कबीला है, वहाँ पर लड़कियों को बलि के रूप में मतलब इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले काफ़ी सारे वहाँ पर भूखे भेड़िए हैं उन लड़कियों को नोचने के लिए। तो जैसे बाहुबली में सीन नहीं है, जब वो देवसेना प्रवेश करती है तो सेतुपति उस पर हाथ डालता, फिर बाहुबली आता है, औरत पर हाथ डालने वाले के गर्द उंगली नहीं काटते, काटते उसका गला गला गला। भाई ये वाला सीन हूबहू यहाँ पर उठा करके रख दिया है कि 2 मिनट दो, बकरे को सजा के लाता हूँ। अरे भाई प्रभास, मतलब यह तलवार आती है, मतलब ऐसा है कि प्रभास ने यहाँ पर वो धोती कुर्ता मुकुट मालाएं और वो सब हटा दिए हैं, जीन्स और टी शर्ट पहन लिए, हाथ में तलवार लेकर के आ जाता है, त्रिशूल लेकर के आ जाता है। मतलब भाई मैं सच बताऊं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला है सलार को देख करके। पूरी पिक्चर में अकेला प्रभास ही नहीं, जितने भी एक्टर हैं ना, इवन पृथ्वीराज या जगतपति बाबू, सबके एक ही तेवर हैं ये। वाह क्या बात है बे, थोड़ा तो सबको अलग अलग एक्सप्रेशन देते, सब वहीं गुस्से में भरपूर है, नाक के नथुने सबके फूल रहे हैं। और हमारा प्रभास एंट्री भी बाहुबलियन अंदाज में भाई अकेला पूरे खानसार को हिला करके रख देता है। लेकिन डायरेक्टर प्रशांत नील, जिनका कि मैं फ़ैन हूँ, उनका स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगता है, फ्लैशबैक फॉरवर्ड जिप जैप जुप ये कहानी करती रहती है। लेकिन जो इंट्रोडक्शन सीन है भाई, हमें ये तो दिखाया नहीं कि वर्धा और ये देवा की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ कैसे हो गई है। बस वो आता है, पहलवान से लड़ता है, तू मुझे जब बुलाएगा मैं आ जाऊँगा। क्या बात है। मेरे कहने का बस एक ही मतलब है कि ये जो पिक्चर है ये ऊँची दुकान फीका पकवान साबित हुई है। कभी केजीएफ, कभी बाहुबली, और इन दोनों पिक्चरों की अंधेरे में बनी हुई खिचड़ी ज़्यादा लगती है ये पिक्चर। और बहुत ही ज़्यादा मैं तो भाई पक गया। हाँ, इंटर के पहले काफ़ी मज़ा आता है, आप इंतज़ार करते हैं कि भाई अब अच्छी लगेगी, अब अच्छी लगेगी। इंटरवल के बाद ये पिक्चर पूरी तरह से केजीएफ और बाहुबली की एक खिचड़ी बन करके रह जाती है। और वो प्रभास कहें या जो भी एक्टर, वो एक ही एक्सप्रेशन ओढ़ करके एक ही तरह की मोनोटोनस डायलॉग डिलीवरी है उस पर। ये श्रुति हसन अमेरिका से आई हैं, ए दारू देना, मतलब आधी हिंदी आधी अंग्रेज़ी। और प्रभास की जो माँ का जो उन्होंने रोल प्ले करा है वो बहुत ही इरिटेटिंग। अच्छा, ये प्रभास की माँ जिस तरह से एकदम ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का वेट करेगी, लाइट कैमरा एक्शन। हाँ हाँ हाँ, याद है ना आपको केजीएफ 2 में वो एक लड़का रहता है ना जो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, उसकी माँ जब दुआ ऐसे करके हाथ उठाती है कि किसी के रोकने से भी नहीं रुकेगी तेरी सल्तनत, आ हा हा हा, वही टाइप का पैटर्न है। एक्टर खड़ा है, स्टिल है, कैमरा होता है उसकी तरफ और लाइट कैमरा एक्शन, और आंखें बड़ी बड़ी करके। तो बहुत ही नीरस और बहुत ही मोनोटोनस इस बार मुझे प्रशांत नील का डायरेक्शन लगा है। अब यहाँ पर प्रशांत नील के डिफेंड में हम एक बात कह सकते हैं कि भैया उन्होंने केजीएफ 1 एंड केजीएफ 2 बना करके बेंचमार्क इतना ऊपर कर दिया है कि अब उसको एक्चुअली में मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। उस फिल्म में इमोशंस थे, उस फिल्म में कैरेक्टराइजेशन बहुत ही यूनिक था। यहाँ पर तो इंटेंस के नाम पर एक जैसे एक्सप्रेशन दे दिए हैं, वहाँ पर दिन की रोशनी भी दिखती है, कलरफुल सिनेमा था। एंड रॉकी भाई का जो किरदार था वो मस्त मौला था, वो एक जैसा एक्सप्रेशन ओढ़ करके नहीं रखता था, वो मस्त मौला था, वो विटी था, वो रोमांटिक था, अपनी माँ से किया हुआ वादा उसे याद था। बट इस चक्कर में उसने ज़िंदगी को जीना नहीं छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ तो प्रभास सिर्फ एक जैसा एक मुखौटा ओढ़ करके रहता है। और हाँ, वहाँ पर केजीएफ में म्यूज़िक बहुत अच्छा था, उसके गाने काफ़ी अच्छे थे, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत यूनिक था। बैकग्राउंड म्यूज़िक इस फिल्म का भी बहुत अच्छा है, लेकिन गाना ऐसा एक भी नहीं है जो याद रखा जा सके। इनफैक्ट आपने केजीएफ 1 का तो नन्ना रे नारे ना नारे नारे ना, माँ से बेहतर या माँ से बढ़कर योद्धा इस दुनिया में नहीं है। अरे भैया क्या डायलॉग थे,
एक-एक डायलॉग याद है मुझे केजीएफ का, लेकिन यहाँ पर तो डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉन्ग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप थिएटर से बाहर निकल कर के याद भी रख सकें। मतलब बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लगी है भैया ये फ़िल्म मुझे। बट यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरी ही तरह जो कि जाएँगे वहाँ पर इस उम्मीद में कि भाई कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बट एंड में खुद को ठगा हुआ ही महसूस करेंगे और ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी खुद को ठगा हुआ महसूस कर भी रहे हैं जो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को वहाँ पर वेस्ट करने गए हैं। क्योंकि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट तो नहीं करते हैं, पैसा एक तरह से वेस्ट ही करते हैं। और चलो ठीक है आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं मनोरंजन के लिए, बट ऐसा कुछ देखने जाएँ जो पहली बार देख रहे हैं, आपको मज़ा आ जाए, ऐसा कुछ मज़ेदार तो भई सालार में कुछ भी नहीं है। मज़े के नाम पर सिर्फ़ एक्शन की आप तारीफ़ कर सकते हैं। एक्शन भी ज़िप-ज़ाप-ज़ूप वाला है, अंधेरे वाला है, कौन कहाँ गिर रहा है और कई बार तो गुंडे बगैर मारे ही गिर पड़ते हैं। प्रभास अकेला पूरी आर्मी को निपटा रहा है और आर्मी बस खड़ी वेट कर रही कब मारे, कब मारे, कब मारे, और वो मारते भी तो उनके निशाने नहीं लगते हैं। बट प्रभास अगर बगैर देखे भी मार देता है तो उधर से 10 गुंडे गिर पड़ते हैं। इस तरह का सीन, इस तरह का सिनेमा बहुत टाइम से अपन लोग ने देख रखा है और इस तरह का सिनेमा केजीएफ भी था, बट वहाँ स्टोरी तो थी, इमोशन तो थे और वहाँ पर जो रॉकी का किरदार था वो चार्मिंग था, वो विटी था, उसके अंदर कॉमेडी थी, ह्यूमर था। यहाँ तो प्रभास सिर्फ़ एक ही एक्सप्रेशन लेकर के आहा! ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोर से उसको प्रेशर आ रहा है और रिलीज़ नहीं कर पा रहा, तो गुंडों को मार-मार के प्रेशर रिलीज़ कर रहा है। इस तरह के एक्सप्रेशन है प्रभास के। तो मैं तो टोटली डिसअपॉइंटेड हूँ भई सालार से, ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपने ये सालार देख ली है तो कैसी लगी आपको? और जो भी है आपके ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।